Friends, welcome to Ghatna Sutra. My name is Drishti Jain, and in this video we will see the most important topics of UPSC prelims which can come in UPSC prelims. और अभी आप सभी को पता है कि 2025 का जो prelims है that is on 25th में वो बहुत ज़्यादा पास आ चुका है. तो हम जो सबसे ज़्यादा important topics हैं along with the linkage with static वो हम इसमें देखेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे जिसमें आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते जाऊँगी. तो माइंड करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो चलो हम मूव ऑन करते हैं सबसे पहले टॉपिक में, एंड दैट इज़ सबसे फर्स्ट टॉपिक इज़ हाई सीज ट्रीटी. तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ. हाई सीज ट्रीटी देखते हैं अपन. यूएन कैबिनेट ने अभी हाई सीज ट्रीटी अप्रूव कर दी है. हाई सीज ट्रीटी का पूरा नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा. ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? यूएन क्लॉज से. इतना सफिशिएंट है यूएन क्लॉज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अब हाई सी होता क्या है? हाई सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ना ही वो टेरिटोरियल जोन में होते हैं और ना ही वो इंटरनल वाटर्स में होते हैं, और इन द आर्चिपेलेजिक वाटर्स ऑफ द आर्चिपेलेजिक स्टेट. तो वो ये सब चीज़ नहीं होती है. मतलब क्या क्या नहीं होती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होता है, टेरिटोरियल जोन नहीं होता है, इंटरनल वाटर नहीं होता और आर्चिपेलेजिक वाटर नहीं होता है. उसके बियॉन्ड जो एरिया होता है वो सब हाई सी होता है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि यूएन क्लॉज ने कौन कौन से डिफरेंट जोन्स बताए हैं ओशियन के. तो टेरिटोरियल सी होती है जो 12 नॉटिकल माइल तक होती है बेस लाइन से. फिर कंटेजियस जोन होता है जो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है बेस लाइन से, और यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेड सोवर्निटी होती है. फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है बेस लाइन से, जहाँ पे कोई भी सोवर्निटी नहीं होती है कोस्टल स्टेट की, ठीक है. अब जो हाई सीज है दीज आर ग्लोबल कॉमन्स. ये पूरे ओशियन का अराउंड 64% होता है. और ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि इसका नाम क्या था? हाई सीज ट्रीटी भी आ सकता है या बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन भी आ सकता है. इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एडॉप्शन हुआ था 2023 में, और ये ओपन है फॉर सिग्नेचर फॉर 2 years, और ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री इसको ओवरसी करेगी अपने यहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज विल बी इट्स इम्प्लीमेंटेशन बॉडी इन इंडिया. इसमें ये वाली चीज़ काम की थी, इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब यहाँ पे आइए, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जो अपन यूएन क्लॉज बोल रहे थे, ये अडॉप्ट किया था हमने 1982 में और एनफोर्स हुआ 1994 में, ठीक है. और इसी से क्या बना था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है. आई होप वो क्लियर होगा. अब नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट रूल. तो अभी रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ग्रीन क्रेडिट रूल्स लाए हैं. तो ये हमको देखना है ग्रीन क्रेडिट रूल क्या चीज़ के लिए? इको रिस्टोरेशन के लिए है, और यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा इंडिजीनियस स्पीसीज़ को, ठीक है. अब ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और ये आ सकता है. अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑपरेटिंग अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. तो इसमें देखिएगा क्या कौन से एक्ट के अंदर है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूपीएससी, क्योंकि वो जनरली एक्ट पूछता है कि ये जो रूल्स है वो किस एक्ट के अंदर आए हैं. तो किस एक्ट के अंदर आए हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और जो कार्बन क्रेडिट है वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बीच से आया है. ग्रीन क्रेडिट है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा, और कार्बन क्रेडिट है वो इंडस्ट्रीज़ और कॉरपोरेशंस को बेनिफिट करेगा, ठीक है. तो इसमें ये ध्यान रखिएगा. अब ये प्रोग्राम के बारे में देखिए. तो ये प्रोग्राम क्या है? मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है फॉर वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन. क्या चीज़ के लिए? वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन के लिए. और इट इज़ बेस्ड ऑन लाइफ जो अपन पढ़ते हैं ना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उस पर बेस्ड है ये, ठीक है. इस पर अच्छे से ध्यान रखना. नेक्स्ट हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं स्पीसीज़ इन न्यूज़ में. ये तो हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है. तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है. तो इसमें आप लोग आ जाइए ग्रे वॉल्फ में. तो ग्रे वॉल्फ के लिए हमने क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन भेदिया लॉन्च किया है, ठीक है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान नहीं रखना है. इसमें अपन को ध्यान रखना है कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और ये कौन सा होता है? एक इंडियन वॉल्फ होता है, एक हिमालयन वॉल्फ होता है. तो दोनों साइड्स के अपेंडिक्स 1 में है, इतना ध्यान रखिएगा. फिर रेड पांडा की तरफ आते हैं. तो रेड पांडा कहाँ पे मिलता है? दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में मिलता है, और इसको एज अ फाइनलिस्ट चूज़ किया गया है फॉर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है. तो ये स्मॉल आर्बोरियर एनिमल्स होते हैं, और ये इंडिकेटर स्पीसीज है इकोलॉजिकल चेंज के. ये स्किल्ड क्लाइंबर्स, मतलब ये पेड़ों पे काफ़ी अच्छे से चढ़ जाते हैं, और ये नॉक्टर्नल होते हैं, और बट कम टुगेदर इन पेयर्स इन ब्रीडिंग सीजन. तो जनरली ये अकेले रहते हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब पेयर्स में आ जाते हैं. और सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है. इसमें ये ध्यान रखिएगा कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के शेड्यूल 1 में है, और इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है.
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये IUC, ये अपने यहाँ जो स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम चलता है इंडिया में, उसमें 22 स्पीसीज़ है, उसका एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है रेड पांडा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयंस की क्यों न्यूज़ में है? 6 एशियाटिक लॉयंस हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम गिर फॉरेस्ट टू बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब गिर लायंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम, तो ये अफ्रीकन लायंस से छोटे होते हैं और मेन्स हैव ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ। तो जो मेन होते हैं ना, उनके फेस में जो बाल होते हैं, मेन ग्रोथ मेल्स के में मॉडरेट होती है एट द टॉप ऑफ द हेड। मेल्स हैव ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ। फिर लायंस हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, और ये सिर्फ गिर फॉरेस्ट में है और उसके अगल बगल वाले रीजन में, सौराष्ट्र रीजन में, गुजरात में। प्रोजेक्ट लायन हमने स्टार्ट किया था 15 अगस्त 2022, और ये भी 22 स्पीसीज़ जो है स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम में उसका इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के शेड्यूल 1 में है। अब देखते हैं हम चीता। तो अभी हमने देखा था कि चीता को कहाँ लाया गया था? कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चूज़ किया गया है फॉर सेकेंड होम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता। तो उसमें एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता है। अपने यहाँ कौन से आए हैं? अफ्रीकन चीता आए हैं। एशियाटिक चीता सिर्फ कहाँ मिलते हैं? ईरान में मिलते हैं। उनका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। जो अपने यहाँ अफ्रीकन चीता आए हैं उनका स्टेटस है वल्नरेबल और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है एंड ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया। ये इंडिया में नहीं है। कब एक्सटिंक्ट हुए थे? 1952 में। फिर उसके बाद देखते हैं, हमने ये देख लिया ये ईरान में मिलता है और अफ्रीकन वाला सब अफ्रीकन रीजन्स में मिलते हैं। फिर कंजर्वेशन अवार्ड्स की बात करें तो प्रोजेक्ट कंजर्वेशन मेजर्स, तो एक प्रोजेक्ट चीता है जो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, और एक इसका पार्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। इसको इसलिए इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? NTCA इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्पीसीज़ है नीलगिरी थार। नीलगिरी थार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ओनली माउंटेन अंगुलेट है। अंगुलेट मतलब जिनके हूव्स होते हैं पैरों में, जो इंडिया में ओनली माउंटेन अंगुलेट इन सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में ओनली माउंटेन अंगुलेट है और टोटल इंडिया में 12 प्रेजेंट है। इसको लोकली बोलते हैं वराइयाडू। और 2 एपेक्स शिल्पादिकरम और शिवाकाशी नंदिनी में इसका आपको वो मिलेगा, नाम मिलेगा। उसके बाद ये कहाँ के लिए एंडेमिक है? ये पार्ट इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स और इराविकुलम नेशनल पार्क जो अन्नामलाई हिल्स में है केरला में, वहाँ पे इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का और अक्टूबर 7 को नीलगिरी डे मनाता है तमिलनाडु। IUCN स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड और ये 22 स्पीसीज़ के अंदर आता है, स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आते हैं अपन हुलॉक गिबॉन। तो हुलॉक गिबॉन में उतना ज़्यादा याद नहीं करना है। इसको ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि आसाम के होलांगपुर गिबॉन सेंचुरी में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ किए हैं, तो इसलिए इसको दिक्कत होगी। उसके बाद ये वाला भी काम का नहीं है, इसको मत देखिएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं वल्चर में। तो वल्चर क्या है? मोयार वैली लोकेटेड इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज़ द ओनली रीजन विथ लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ जिप्स वल्चर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट कॉलोनी है कंजर्वेशन के लिए वल्चर के, और ये 22 स्पीसीज़ के अंदर आता है। स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम में WPA के शेड्यूल 1 में आते हैं। इतना ही ध्यान रखना है। कंजर्वेशन मेजर्स में देखिए कि हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, जो डाइक्लोफेनिक वगैरह, वो हमने बैन कर दी थी वेटनरी यूज़ के लिए, और एक वल्चर एक्शन प्लान है 2020 से 25 तक। नेक्स्ट हम आते हैं जर्डन कर्जर। तो जर्डन कर्जर में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये कहाँ के लिए एंडेमिक है। ये सेंचुरी का नाम बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, और ये 22 स्पीसीज़ के अंदर कवर्ड है स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम में। नेक्स्ट ये वाला छोड़ दीजिए, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को देखिए। पूर्णिमा देवी बर्मन काफ़ी फेमस है। इनको अभी 2024 के विटले गोल्ड अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। तो वो कौन सी स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए है? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। तो अपन को यहाँ पे देखना है IUCN स्टेटस इनका क्या है? नियर थ्रेटेंड है और WPA के शेड्यूल 1 में है। फिर अमूर फैल्कन की बात करते हैं तो अमूर फैल्कन में सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है ये लीस्ट कंसर्न है, और मेजरली ये मणिपुर और नागालैंड में मिलती हैं, और ये माइग्रेटरी रैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आइए फिशिंग कैट में। फिशिंग कैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया का फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। किसने किया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसका स्टेटस देखिए वल्नरेबल है और ये शेड्यूल 1 में है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? सुंदरबंस में, हिमालयन फुटहिल्स में, गंगा और ब्रह्मपुत्रा वैली में, और कुछ कुछ वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। तो ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये आपको पता है। इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और WPA के शेड्यूल 1 में, और ये रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर है। कौन कौन से रिवर्स में? गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सिर्फ इंडिया में नहीं है, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। ये एसेंशियली ब्लाइंड होती है और इको लोकेशन पे काम करती है। इनको सूसू भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? सूसू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सूसू। उसके बाद विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन है बिहार में, जो ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके प्रोटेक्शन के लिए, और एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 2020 को, ठीक है? स्पर्म वेल्स हमारे काम का नहीं है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑलिव रिडले टर्टल। तो ऑलिव रिडले टर्टल का स्टेटस ध्यान रखिएगा, एंडेंजर्ड है, सॉरी वल्नरेबल है ऑलिव रिडले टर्टल का स्टेटस, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है? ये ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इनको ऑलिव रिडले टर्टल बोलते हैं। और जो यूनिक मास नेस्टिंग होती है, इनके भी 2 महीने पहले अराउंड हुई है, उसको अरीबाडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरीबाडा। फिर यहाँ पे देखना है कि कंजर्वेशन मेजर्स में और उड़ीसा के ऋषिकुल्या बीच, गहिरमाथा बीच और देवी रिवर में यहाँ पे इनका कंजर्वेशन होता है, और ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है? और हैबिटेड वाले सेक्शन में देखो स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन स्टार टॉर्टोइज हमको नहीं देखना है, हम यहाँ पे प्लांट स्पीसीज़ में डायरेक्ट देखेंगे सी बकथॉर्न। तो सी बकथॉर्न कल्टीवेशन हुआ विमेन लद्दाख के लिए, लद्दाख में बहुत फेमस है सी बकथॉर्न कल्टीवेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अभी GI टैग मिला है सी बकथॉर्न को, ठीक है? और एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड। इसको वंडर प्लांट भी बोलते हैं, लद्दाख का गोल्ड भी बोलते हैं, गोल्डन बुश भी बोलते हैं, और गोल्ड माइन ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हैज़ ऑल्सो बीन द PYQ, ठीक है? UPSC का PYQ भी रहा है। फिर वाटर हायासिंथ देखिए। तो वाटर हायासिंथ क्या है? ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। ये प्लांट बॉर्न बॉर्चिला इन आसाम आर ट्रांसफॉर्मिंग वाटर, फ्लड प्रोन बॉर्चिला इन आसाम आर ट्रांसफॉर्मिंग वाटर हायासिंथ इनटू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और इससे जॉब्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्या है? नॉन नेटिव एक्वेटिक इन्वेजिव प्लांट है, ठीक है? ये हमको पता चल गया। बेसिकली UPSC में यही पूछ सकता है कि ये इन्वेजिव प्लांट है या इंडिजीनियस एंडेमिक प्लांट है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? ये वाटर पॉल्यूशन को कम करता है। इट कैन बी हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड इनटू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वाटर क्वालिटी को डिग्रेड भी कर देता है, यदि एक्सेस में हो जाता है तो वाटर डिप्लीशन करता है, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है, ठीक है? फिर अब हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और, दैट इज़ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो बेसिकली ना इसमें हमको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अप्रूव्ड कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स अप्रूव किया है FRA के अंदर, किनको? नागरोथु 1 2 चिन्नारापति ट्राइबल सेटलमेंट्स इन अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के कारण न्यूज़ में है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको और क्या बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं अपन कि फॉरेस्ट राइट्स कौन कौन से हैं। एक इंडिविजुअल राइट्स है FRA के अंदर, कम्युनिटी राइट्स हैं। कम्युनिटी राइट्स में ग्रेजिंग, फिशिंग और राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज और राइट टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स आते हैं। अब एलिजिबिलिटी देखेंगे तो किस डेट से काउंट करते हैं? बिफोर द 13 मई ऑफ December 2005, और एटलीस्ट 3 जनरेशन रहना चाहिए उस जगह पे पहले, और 75 ईयर्स। और इसमें डेफिनेशन मिलती है अपन को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ विच कैन और विच आर अबाउट टू कम इन UPSC प्रीलिम्स 2025। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और बार बार रिवाइज़ करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सही हों। आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, पैनिक नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते जाना है, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते जाना है यदि कंसंट्रेशन नहीं हो तो, ठीक है? एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।